Hello everyone and welcome back to Study for Life. We are discussing class 10th NCERT chapter How do organisms reproduce. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें से हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. दीज 3 टॉपिक्स आर ऑलरेडी डन in the last video, and in today's video we are going to discuss rest of the modes of asexual reproduction. So let's start today's video with another amazing fact which is related to the previous topic. Little bit we have discussed about it earlier also, और ये फैक्ट है फिर से हमारे लिवर के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लिवर जो है वो रीजनरेट कर सकता है. इट हैज दैट सुपर पावर. इट इज द ओनली ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ. सो इससे इसको एक और सुपर पावर मिलती है जो कि आज का अमेजिंग फैक्ट है, और वो ये है कि इफ यू डोनेट और डैमेज अ पार्ट ऑफ योर लिवर इट विल ग्रो बैक टू इट्स फुल साइज. ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि इट कैन ग्रो बैक इफ इट गेट्स डैमेज, लेकिन लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का. इसलिए अगर कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में कई बार लिवर डैमेज हो जाता है तो कई बार सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उनको लिवर कहीं से, किसी दूसरे इंसान से लिवर डोनेट करा दिया जाए. अदरवाइज बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, so person cannot survive without the liver. So that is why donation is the only option. So liver is the only organ that can grow back. That is why donation is also possible with this organ. So what exactly happens? You can see in the image also. What actually happens? This is the real size of the liver. जो लिवर का जो रियल साइज है वो इस तरह का होता है. ये है इसके 2 लोब्स. अब अगर किसी इंसान को अपना लिवर डोनेट करना है तो हम उसका ये वाला लोब कट करके दूसरे इंसान को डोनेट कर सकते हैं, और वहां पर भी वो अपना पूरा दूसरे लोब को ग्रो कर लेगा. और यहाँ पर भी कुछ टाइम के बाद ये लिवर का जो दूसरा लोब है, बड़ा वाला जो लोब है, वो वापस से ग्रो कर जाता है. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर शेप में वापस नहीं आता, लेकिन ये किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए काफी है. So that made it very easy. Because of the regeneration power of the liver, we can donate this organ to anyone. Now let's move on to today's topics. That is the first or the another mode of asexual reproduction, that is budding. So budding is very simple because जैसे नाम से ही पता चलता है, budding का मतलब something related to bud. इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है और वो है bud. So कभी कभी कुछ प्लांट्स में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में बर्ड्स के हेल्प से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है. मतलब उनके बॉडी से एक बर्ड जैसा कुछ छोटा सा पार्ट निकलता है. बर्ड हम सभी जानते हैं, प्लांट्स में हमने बर्ड्स देखे हैं. ऐसी एनिमल्स में भी कई बार बर्ड्स, सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल एनिमल्स में भी बर्ड्स बॉडी से बाहर निकलती हैं और फिर वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा. दिस इज द हाइड्रा, और ये हाइड्रा की बॉडी है. These are the tentacles and this is the body. And slowly कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई एक जगह पे मल्टीपल सेल डिवीजन होने की वजह से एक छोटी सी बर्ड वहां से बाहर निकलती है, जो कि आप इस इमेज में देख रहे हो. धीरे धीरे फिर वो बर्ड बड़ी होती जाती है और वो एक प्रॉपर हाइड्रा की शेप लेना शुरू कर देगी. और देखो स्लोली ये एक हाइड्रा की शेप ले रही है. और अब व्हेन इट इज मेच्योर, जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है और फिर एक नई बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक नया बॉडी ऑर्गेनिक हाइड्रा का बना देती है. सो इट इज अगेन अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि ये बर्ड के हेल्प से हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बडिंग. ओके, डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउट ग्रोथ. इसके ब्रैकेट में हम बर्ड भी लिख सकते हैं. फ्रॉम एन आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल. एग्जाम्पल हाइड्रा. अनदर एग्जाम्पल इज यीस्ट. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है क्योंकि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है यीस्ट में. यीस्ट का सेल जो है वो नॉर्मली ऐसे ही हमें कुछ एग शेप के डिजाइन्स बनाने हैं, और वही हमारा डायग्राम हो गया. अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं. और एक और चीज है कि जब भी आपसे पूछा जाए explain about any kind of asexual reproduction, for example budding क्या है, what is budding, तो आप जब डेफिनेशन लिख रहे हो उसके साथ साथ में एग्जाम्पल भी वहां पर जरूर देना चाहिए.
ओके। और डायग्राम की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सिंपल डायग्राम है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और समझ में आ जाएगा। तो ये एक यीस्ट की बॉडी है, इसमें भी धीरे धीरे क्या होता है, इसमें भी धीरे धीरे एक बड ऐसे ग्रो करने लगती है, और फिर स्लोली क्या होगा, ये बड जो है वो मैच्योर हो जाएगी, धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगी, और फिर अल्टीमेटली ये जो बड है ये इससे डिटैच हो जाएगी और एक और नया यीस्ट बन जाएगा, एक और नया इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। कई बार यीस्ट में हमें मल्टीपल बर्ड्स ऐसे दिखाई देती है, आपने कई बार ऐसे डायग्राम्स देखे होंगे यीस्ट के जिसमें ऐसे मल्टीपल बर्ड्स हमें दिखती हैं। तो कई बार इस तरह से इसमें बडिंग होती है, बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं। ये कहाँ हो रहा होता है, यीस्ट का हम यूज करते हैं बेकरी में, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यीस्ट को यूज करके फ्लावर के साथ मिक्स किया जाता है। तो वो जो नंबर उसका ग्रो होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, वो बडिंग करता है, बहुत सारे यीस्ट प्रोड्यूस करता है, और फिर वहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें यीस्ट में बडिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। ओके, ये था एक और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन भी अगेन बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें भी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाम, जो इनके नाम है ना, उसी से ही हमें याद हो जाता है, उसी से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली प्रोसेस में हो क्या रहा है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन मतलब इंडिविजुअल्स में स्पोर की फॉर्मेशन होगी, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा जिससे नया इंडिविजुअल बन सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर। ठीक है। अब ये जो स्पोर्स है ये सिंगल सेल्ड होते हैं, कई बार मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कई बार बहुत सारे सेल का एक ग्रुप होता है, और जनरली जो है सिंगल सेल्ड स्पोर्स होते हैं, और वो ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब जब वो प्लांट से अलग होंगे तो वो नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाते हैं, प्लांट या बॉडी से अलग होते हैं तो वो नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। सो whenever they detaches from the parent and they give rise to a new individual directly or indirectly. ओके, एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होती है, कुछ बैक्टीरियाज में स्पोर फॉर्मेशन होती है, और मोस्ट ऑफ द फंगस में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब स्पोर्स जो है ना वो बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रेड मोल्ड का। सपोज आपने ब्रेड बाहर रख दी गलती से एक दिन, और थोड़े दिन बाद आप देखते हो वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ गया या कुछ आ गया, तो आप देखते हो कि वो धीरे धीरे उसमें कुछ अलग अलग कलर की चीजें दिखने लगती हैं, जिसको हम फंगस बोलते हैं। कई बार ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग तरह की, क्रीम कलर, डिपेंड करता है। तो उस पर अलग वो उस तरह की, और जनरली ब्लैक ग्रे कलर का हमें थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये ब्रेड जो है खराब हो चुकी है। वो एक्चुअली क्या है, वो है फंगस, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस। इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड मोल्ड ये ब्रेड में ही जनरली ग्रो करती है। तो ब्रेड में जो हमें देखने मिल रही है फंगस वो है राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें और एक्चुअली देखें कि वहाँ यहाँ पे जो ये कलरफुल हमें जो दिख रहा है पैच, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये है एक फंगी की बॉडी। इसमें ये वाला पार्ट होता है इसका हाइफी, ये है फूड सोर्स, और फूड सोर्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर ब्रेड होगा, अब यहाँ से ये हाइफी से क्या है, कभी कभी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, और उसके अंदर कई बार बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बनने लगते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। ओके, अब क्योंकि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक सैक जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक टाइम के बाद ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम है, ये बर्स्ट हो जाते हैं और ये सारे स्पोर्स यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये एयर में, वाटर में, सब जगह पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, और दोबारा जैसे ही इनको फूड सोर्स मिलता है वैसे ही दोबारा से ग्रो करना, नए फंगस में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये जो स्पोर्स हैं कई बार देखो, जब भी मॉइस्चर मिलेगा, जब भी फूड वापस मिलेगा तो ये ग्रो कर सकते हैं। तो तब तक ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ये ऐसे सर्वाइव करते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है कि ये जो स्पोर्स हैं ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। थोड़ा माइन्यूटली अगर हम इसको देखें तो होता क्या है कि एक
छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक थिक वॉल कवरिंग होती है. दिस इज द थिक वॉल ऑफ द स्पोर. इट इज अ स्पोर. ओके, तो ये जो थिक वॉल है ये उसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से. काफी टाइम तक ये बाहर सर्वाइव कर सकते हैं जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, मतलब जब तक मॉइस्चर या खाना नहीं मिलता दोबारा से, तब तक ये आराम से कहीं भी पड़े रहते हैं. और जैसे ही दोबारा से कोई फूड सोर्स बाहर है, हमने कुछ बाहर छोड़ दिया या कुछ फूड सोर्स में मॉइस्चर आ गया, तो वहां पर दोबारा से ये फंगस के स्पोर्स ग्रो करके वहां फंगस की ग्रोथ शुरू हो जाती है और फिर हमें दिखते हैं पैचेस. ये कई बार आपने अपने टिफिन में भी देखा होगा. कई बार आप अपना टिफिन स्कूल से लेकर आते हैं और फिर घर में उसको निकालना भूल जाते हैं और कई बार वो एक दिन पड़ा ही रहता है ऐसे, और उसमें मॉइस्चर तो है ही, खाना तो है ही, और जब हम नेक्स्ट डे निकालते हैं उसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है और उस पर कई बार कलरफुल पैचेस भी दिखते हैं. वो एक्चुअली फंगस है. वो कहाँ से आया? वो उसके अंदर जो एयर थी या जो भी वाटर उसके अंदर था या जो भी कंटेंट है, जो टिफिन का जो सरफेस है, वहाँ कहीं पर भी वो स्पोर हो सकते हैं. और जैसे ही उनको टाइम मिला, जैसे ही मॉइस्चर मिला, खाना मिला, उन्होंने दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ये थोड़े हायर प्लांट्स में भी कई बार देखने को मिलता है, जैसे टेरिडोफाइट्स, फर्न्स में वो तो विजिबल प्लांट्स है जिनको अपने डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. उसमें आपने देखा होगा कई बार लीव्स के पीछे जैसे इस तरह के लीव्स हैं, उनके पीछे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से कलरफुल बॉल्स होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, येलो कलर के. वो सारे स्पोरेंजियम हैं और उनके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं. तो थोड़े हायर प्लांट्स में भी ये देखने को मिलता है. दिस इज ऑल्सो अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब देखो, जैसे मैंने बोला, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम से ही समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है. अब प्रोपगेशन अगर वेजिटेटिवली होती है तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव का मतलब क्या? कोई भी प्लांट का पार्ट. अच्छा, ये जो है ये बेसिकली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एनिमल्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होती. ठीक है, इसीलिए वर्ड यूज किया है वेजिटेटिव. वेजिटेबल से इसको हम याद रख सकते हैं. और वेजिटेटिव का एक और मतलब होता है कि सिर्फ जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से जो मेजर कैटेगरीज हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं फ्लावर्स, उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं, और उसके अलावा रूट, स्टेम, लीव्स, ये हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके, तो अगर वेजिटेटिव पार्ट से कोई भी नया प्लांट बन सकता हो तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ये बहुत ही सिंपल है. हमने कई बार अपने आसपास इसको देखा भी हुआ है. तो होता क्या है, प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर से बना. तो इसीलिए हम सीड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. ठीक है, देखो, दो तरह के पार्ट होते हैं प्लांट के. एक होता है वेजिटेटिव और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव. तो इसमें फ्लावर आ गए, फ्रूट्स आ गए, सीड्स आ गए, ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ जाती हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है, अब अगर सिर्फ इन पार्ट से ही रिप्रोडक्शन होगा तो ही हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे. अदरवाइज तो ये जो प्रोसेस है ये होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो अभी इन प्लेस ऑफ सीड, क्योंकि सीड कहाँ है? सीड बनता है फ्लावर से, फ्रूट के अंदर होता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट के दूसरे पार्ट्स की. अगर उनसे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा तो हम उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, अब ये दो तरीके के होते हैं. एक तो नेचुरल मेथड होता है जो कि नेचर में अपने आप होता रहता है, प्लांट्स में नेचुरली अपने आप होता रहता है. और दूसरा मेथड है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल है. तो पहले देखते हैं नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट इज, जब रूट से कोई प्लांट ग्रो कर सके, रूट से कोई नए प्लांट्स का ग्रो होना, उसको बोलेंगे हम, दैट इज ऑल्सो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो. ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या होती है? एक रूट होती है. अब अगर इसको मॉइस्चर मिले, प्रॉपर कंडीशन मिले, तो ये नए स्वीट पोटैटो प्लांट्स में ग्रो होने लगता है. तो ये क्या हुआ? एक रूट से एक नया प्लांट बनना शुरू हो गया. इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कई बार रूट्स में बर्ड्स देखने को मिलती है. कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स में बर्ड्स होती हैं और वो बर्ड्स फिर नए प्लांट में ग्रो कर सकती हैं. इसका एग्जांपल है गवावा. और उसके अलावा कई बार
स्टेम्स से भी नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जिंजर में आपने कई बार देखा होगा, हम सबके घर में जिंजर होता है, अदरक सबके घर में आता है वेजिटेबल के साथ। तो उसमें आपने कई बार देखी होंगी इस तरह की बर्ड्स देखने को मिलती है, आइज देखने को मिलती है। सेम जो चीज़ है वो हमें पोटैटो में भी देखने को मिलती है। तो इनसे कई बार क्या होता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये नए प्लांट को ग्रो कर सकती है। तो अगर मैं इस जिंजर का ये पार्ट यहाँ से कट करके इस पार्ट को सॉइल में डाल दूं, मॉइस्चर उसको मिल जाए, उसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाए, तो ये एक नए जिंजर प्लांट में ग्रो करेगा। सेम पोटैटो के भी ये जो बल्ब्स हैं उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये जितने भी हमें बर्ड्स या ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इनको अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके विथ सम स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, ऑब्वियसली सिर्फ बर्ड्स नहीं, स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो के साथ, बिकॉज वो उसका फूड है जब तक प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो ये सारे के सारे जो है नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेम से नया प्लांट बना। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है। कई बार लीव से नया प्लांट बनता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ये जो पिक्चर है वो है ब्रायोफाइलम की। अब देखो ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, ठीक है, और उसमें देखो छोटे छोटे प्लांटलेट्स देखने को मिल रहे हैं। उस लीफ के एज से छोटे छोटे पौधे ग्रो करने शुरू हो गए, और ये पौधा जब मैच्योर इनफ होता है ये डिटैच होके यहाँ से आराम से एक नए ब्रायोफाइलम प्लांट में ग्रो हो जाएगा, राइट। तो ये है कुछ नेचुरल मेथड्स विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। अब कुछ मेथड्स होते हैं आर्टिफिशियल मेथड, जो कि मैन मेड हैं, जिनको कि ह्यूमंस अपने खुद से करते हैं तो ही वो पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जो 3 मेजर मेथड्स हैं वो है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब इसमें कटिंग का प्रोसेस तो हम सब लोगों ने कई बार देखा है, हम लोग करते भी रहते हैं, सबको पता है, पेरेंट्स आपके करते होंगे आपके गार्डन्स में। और कुछ जो बेटर एग्जांपल्स हैं जैसे शुगर केन, अगर आपने कभी शुगर केन को किसी फील्ड में ग्रो होते देखा हो तो उसकी स्टेम कटिंग को लगाया जाता है, उसकी स्टेम को कट करके लगाया जाता है। ऐसा कई सारे दूसरे प्लांट्स में भी होता है, और ये हमने देखा है रोजेज में, मनी प्लांट्स में भी हम ये करते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं और नई जगह पे उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमने अपने आसपास देखा हुआ है। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अगेन हम वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैनुअली किया जाता है, इसलिए एक आर्टिफिशियल मेथड है। ओके, दूसरा मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, कई बार पौधे की जो स्टेम है उसको अगर हम हल्का सा बेंड कर दें सॉइल के अंदर, जैसे ये एक कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसकी कोई जो एक्स्ट्रा ब्रांच है, मैं उसको ऐसे सॉइल के अंदर, उसको हम ऐसे लेके और सॉइल के अंदर हल्का सा मूव कर दे, तो ये जो स्टेम का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और नई लीव्स बनना शुरू हो जाती है, और ये नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से डिटैच भी कर दें, कट भी कर दें, तो भी वो सर्वाइव कर सकता है जब उसके अपने रूट्स और लीव्स बन जाती हैं। सो ये होता है लेयरिंग मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिट्टी से ढक दें और वहां से नई रूट्स और स्टेम निकलना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया लेयरिंग मेथड, मतलब हमने इसको एक लेयर की तरह से यहाँ पे बनाया और उससे नया प्लांट बन गया। नाउ नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग मेथड। ये आप पढ़ चुके हो कई बार, ये कई क्लास 8th में या ये कई बार डिस्कस होता है। इसमें क्या है कि सिंपल हम अगर हम दो प्लांट्स को मर्ज करना चाहते हैं तो वो हम इसमें कर सकते हैं। एक प्लांट की हमने रूट को रहने दिया, ऊपर के स्टेम को कट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो कट है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हमने कट किया इस प्लांट से, इसकी रूट्स को हमने रहने दिया, ये सॉइल में कनेक्टेड है। तो इस पार्ट को हम अब बोलेंगे स्टॉक। इस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक। ये लेबल यहाँ पे किया हुआ है पर शायद ये इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। ये जो लोअर पार्ट है जो कि सॉइल में डिटैच्ड है, मतलब जो ओरिजिनल प्लांट है जो कि बेस से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ओके, अब हम दूसरे डिजायर्ड प्लांट की स्टेम को कट करके लेकर आएंगे और ये जो हमने इसके अंदर एक कट बनाया हुआ है उसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे। तो मतलब एक प्लांट में हमने ऐसा कट किया और जो हम स्टेम लेकर आएंगे उसमें हमें ऐसा कट करना पड़ेगा, तो ही ये दोनों आपस में फिट होंगे। तो हमें ये जो ग्राफ्टिंग का जो मेथड है ये कई तरीकों से होती है।
लेकिन उसमें से एक जो जनरल मतलब एक समझने के लिए ज़रूरी है कि वो जो आपस में जो ना फिट होने चाहिए, की लॉक जैसे फिट होने चाहिए, तो ही आपस में वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये दूसरे प्लांट की ब्रांच को, स्टेम को लाके हमने इसके अंदर फिट कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्कियोन। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्कियोन। ओके, अब ये दोनों क्या है, थोड़े टाइम बाद जब हम इनको टाई कर देंगे, देखो धीरे धीरे बैंडेज से टाई कर देते हैं और ऐसे पूरा टाई कर देते हैं, रैप कर देते हैं उसको, तो उससे क्या होगा, उसमें बाहर से इन्फेक्शन नहीं होंगे, मॉइस्चर उसका नहीं निकलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो सिंपली ये जो दोनों जो ब्रांचेस हैं ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, इनके आपस में वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी, फूड सप्लाई शुरू हो जाएगी, और ये जो दो अलग अलग प्लांट की ब्रांचेस थी ये अब एक साथ ग्रो होना शुरू होती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि सपोज हमें कोई किसी एक प्लांट को कहीं दूसरी जगह पे ग्रो करना है, लेकिन उसके रूट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उस जगह पे सरवाइव कर पाए, या उसके रूट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो पानी वहां से इनफ ले पाए, या वो वहां पे अच्छे से बेस बना पाए और रह पाए। तो हम क्या करते हैं, जो वहां का नेटिव प्लांट है उसके रूट्स को यूज करके दूसरे प्लांट के, डिजायर्ड प्लांट के स्टेम को हम उस प्लांट के रूट से जाके कनेक्ट कर देंगे, और वो प्लांट भी हम वहां पे इस तरह ग्रो कर सकते हैं। गार्डनिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम ग्रो कर रहे हैं इन मेथड से। ओके, तो ये थे कुछ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टिश्यू कल्चर। अगेन नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, मतलब हम टिश्यू का कल्चर करने वाले हैं, मतलब हम टिश्यू को ग्रो करने वाले हैं, सिंपल। लेकिन इसके थोड़े से कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सबको पता होना जरूरी है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे इसको। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, सबसे पहले देखो आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि प्लांट्स के जो टिप पार्ट्स होती हैं, जैसे सपोज ये कोई ब्रांच है और ये इसकी टिप है, ठीक है, यहाँ पर लीव्स होंगी छोटी छोटी, और भी बहुत सारे, फिर यहाँ से ब्रांचिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो टिप वाला पार्ट है ये हमेशा ग्रो करता रहता है, इसी की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो टिप वाले पोर्शंस होते हैं यहाँ पर होते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज, जिनका नाम है, क्लास 9th में पढ़ चुके आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, रूट टिप और शूट टिप, ये दोनों टिप में दोनों ही टिप में मिलते हैं। डिवाइडिंग टिश्यूज सिर्फ टिप्स पे नहीं होते, बाकी जगहों पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योरली डिवाइडिंग टिश्यूज हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम जनरली यहाँ से इनको ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे टिश्यू कल्चर के लिए, हमें वो सेल्स चाहिए प्लांट की जो कि डिवाइड कर सके, क्योंकि प्लांट्स में हमने ऐसा पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स के कुछ टिश्यूज जो है वो परमानेंट हो जाते हैं और वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो वो जब डिवाइड ही नहीं होंगे तो हम तो उससे कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ वो वाले टिश्यूज चाहिए, वो वाले सेल्स चाहिए जिनमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी अभी है। तो इसीलिए हम टिप से टिश्यूज को ले लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नए प्लांट्स जिसको भी हम ग्रो करना चाह रहे हैं उसके टिप से हमने टिश्यू को या सेल्स को रिमूव कर दिया, और फिर इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में लैबोरेटरी के अंदर हम इनको ग्रो कर रहे हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या जार के अंदर, जिस तरह से भी ग्रो करना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है प्लांट का साइज क्या है, कितना बड़ा साइज हम बनाना चाह रहे हैं। तो फिर हम उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे लैब के अंदर, और वहां पर उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि ये जो सेल्स और टिश्यूज हैं ये डिवाइड होना शुरू कर दे। ठीक है, दे स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, और धीरे 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 क्या करते हैं, सपोज मैंने ये इतना सा पोर्शन लिया, तो ये एक छोटा सा पोर्शन को मैंने एक पेट्री डिश में रख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, हालांकि क्लोज्ड कल्चर में जनरली रखा जाता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये एक छोटा सेल नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है क्योंकि टिश्यूज है। जब इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम मिलता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये क्या करता है, ये डिवाइड होना शुरू कर देता है, और धीरे 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 ये थोड़ा एक बड़ा मास ऑफ सेल बना देगा। मतलब थोड़ा सा इनमें डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं बहुत, लेकिन सारे के सारे एक जैसे सेल है। ठीक है, सारे डिवाइडिंग टिश्यूज है अभी भी। अब जब ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, मास ऑफ सेल बन जाता है, तो हम इसको बोलते हैं कैलस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैलस। तो कैलस क्या है, अ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज जो कि लैब के अंदर बन रहा है जब हम प्लांट के टिप से कोई टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है,
अब ये जो कैलस है ये भी डिवाइड करता रहता है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे सेल्स ऑलरेडी मिल गए, अब हम चाहते हैं कि ये प्लांट बनाना शुरू करे, तो अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक जार में, तो अब हम इस कैलस को एक जार में शिफ्ट कर देंगे, और यहां से फिर क्या होगा, इसमें हम कुछ हार्मोन्स डाल देंगे। जैसे मीडियम तो सब रहेगा, उसको जो सरवाइव करने के लिए चाहिए, टेम्परेचर, फूड जो भी चाहिए वो तो हम यहाँ पर भी देंगे जैसे हम यहाँ दे रहे थे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ एडिशनल हार्मोन्स ऐड कर दिए जो कि डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्या होता है, देखो जब प्लांट्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला टिप पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं और नीचे की तरफ वो नए नए सेल्स बनाती रहती हैं, तो प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जॉब ले लेते हैं। कुछ सेल्स जो है वो लीव्स बनाएंगी, कुछ सेल्स जो है वो स्टेम बनाएंगी। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, बहुत सारे आपने पढ़े हैं 9th में प्लांट टिश्यूज के बारे में। वो सारे के सारे एक स्पेशल जॉब ले लेते हैं। मतलब अब उन्होंने स्कूल कंप्लीट कर लिया, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, अब एक जॉब उनको मिल गई कि इनका काम पानी पहुंचाना, इसका काम फूड पहुंचाना, इसका काम खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। तो ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये होता है हार्मोन्स के हेल्प से। ठीक है, अब ये हार्मोन्स हमने दिया इस मीडियम के अंदर, अगेन लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम में, और वहां से फिर उसकी ग्रोथ भी हुई और साथ साथ डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो उनमें से जो कुछ सेल्स हैं वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ स्टेम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस तरह से धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होने लगती है। दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ प्रॉपर प्लांट, जिसको हम फिर बोलते हैं प्लांटलेट। मतलब एक छोटा सा पौधा यहाँ बनने लगेगा, इसमें कोई लीव्स आ सकती हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे, इसलिए प्लांटलेट्स वर्ड यूज होता है। अब ये प्लांटलेट जो है रेडी है, क्योंकि इसके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो ये रेडी है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए। अब हम इनको बाहर सॉइल में आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये नए पौधों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे मेथड्स हैं, तो हम ये मेथड क्यों यूज करते हैं। इमेजिन करो ये जो टिश्यूज हैं हम उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रख के कितना भी ज्यादा नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, कितना भी बड़ा जो ग्रुप ऑफ सेल्स हम बना सकते हैं, और उसके बाद उससे हम बहुत सारी कॉपीज ऑफ प्लांट बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हमें डिजायर्ड प्लांट से मेरा मतलब है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिनसे पैसा कमाया जाता है, जैसे क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो कई बार क्या होता है कि उनकी डिमांड जैसे बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, हम हर एक चीज फास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर हम सीड मेथड यूज करें तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है कि एक प्लांट में सीड्स बनेंगे, फिर वो सीड्स को हम अगले सीजन में ग्रो करेंगे, फिर वो प्लांट में ग्रो करना शुरू करेंगे, फिर वो धीरे 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 करके बड़ा होगा, फिर वो फ्रूट देना शुरू करेगा। लेकिन ये जो टिश्यू कल्चर मेथड है ये बहुत ही फास्ट मेथड है, कुछ ही दिनों में हमने नए प्लांटलेट्स बना लिए, उतने टाइम में सीड बनना शुरू भी नहीं होगा, उतने में ही हमने प्लांटलेट्स बना लिए और इसको हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत जल्दी, बहुत क्विक मेथड है बहुत सारी कॉपीज बनाने का एक प्लांट्स की। तो सबसे पहले इट इज यूज फॉर क्विक मल्टीप्लीकेशन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ठीक है, बहुत जल्दी अगर हमें कोई प्लांट्स की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। दूसरा, ये जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट की। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी सेम होता है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो नए प्लांट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि उनमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई भी रिप्रोडक्शन वैसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए जेनेटिकली सेम होंगे। मतलब अगर सपोज हमारे पास कोई पौधा है जिसकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी है, सपोज कोई एप्पल का ट्री है जिसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है और हम चाह रहे हैं कि उसके जैसे हमें और भी प्लांट मिले, तो उसके सीड्स बने और फिर सीड से प्लांट बने। उसमें क्या है, मिक्सिंग के थोड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मेल और फीमेल से स्पर्म और ये पॉलन ग्रेन और एग का जब मिक्सचर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, सेम प्लांट हमें नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेराइटीज बनती है, लेकिन अगर हम वो प्रोसेस नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वेराइटीज मिले, हम चाह रहे हैं कि सेम पौधा मिले, तो फिर हम ये मेथड यूज करके उस पौधे की सेम टू सेम कई सारी कॉपीज बना सकते हैं।
ओके तो कई बार जो बहुत ही अच्छे पौधे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स हैं, बहुत अच्छी वैरायटी की ट्रीज हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनकी हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं इस मेथड से, और उनका प्रोडक्शन और उनके सारे जो फीचर्स हैं वो सेम रहेंगे अपने पेरेंट प्लांट की तरह। ओके नाउ दिस वाज टिश्यू कल्चर, मतलब एक और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि प्लांट के टिश्यूज को आर्टिफिशियली लैब में ग्रो करके प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है। ये मेथड्स बहुत जगहों पे यूज हो रहे हैं, मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं, वेजिटेबल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, और भी जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके लिए। तो ये भी अगेन ये भी कहाँ होता है, प्लांट्स के लिए होता है। ओके तो ये थे बहुत सारे जो मेथड्स हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमने आज डिस्कस किए। इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, सोचिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है, और जब मैं आंसर अनाउंस करूँ तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं, और दूसरा ये कि हमें याद भी हो जाएगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है, बडिंग इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किस में बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है? बैक्टीरिया में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, या इनमें से किसी में भी नहीं। आई होप आपको याद होगा, बडिंग के बारे में मैंने बताया था, एक छोटा सा बड निकलता है ऑर्गेनिज्म से और वो नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देता है। ये किस में मिलता है? ये मिलता है हाइड्रा में। इसका एक और एग्जांपल है यीस्ट। ओके एक और क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब अमीबा कौन से मेथड से डिवाइड करता है? मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, फ्यूजन, और इन सारे मेथड से कर सकता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली मल्टीपल फिजन। जनरली अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है वीडियो तो उसको देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय। पोटैटो में कौन सा मेथड है, किस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? रूट से, लीफ से, स्टेम ट्यूबर से, या ग्राफ्टिंग मेथड से? कौन सा वेजिटेटिव मेथड यूज करके हम पोटैटो के नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली स्टेम ट्यूबर्स। आई टोल्ड यू, स्टेम जिंजर और पोटैटो में स्टेम जो है वो नए प्लांट में ग्रो करता है, जिसमें छोटे आइज जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बर्ड जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो फिर नए प्लांट में ग्रो हो सकते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन इज, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय। स्पायरोगायरा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा मेथड है? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिजन। आई होप यू रिमेंबर, ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड द आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। रिमेंबर, स्पायरोगायरा इज लाइक थ्रेड, और इसके जब छोटे छोटे पीस हो जाते हैं तो हर एक पीस नए प्लांट में, नए स्पायरोगायरा को नए 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 ऑर्गेनिज्म में कॉपीज बना देता है और नए स्पायरोगायरास बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो हम एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया सबसे पहले फिजन मेथड से। इसमें सबसे पहला मेथड था फिजन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। ऑलराइट, उसके बाद हमने डिस्कस किया रीजनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है रीजनरेशन। उसके बाद हमने आज डिस्कस किया बडिंग। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट टॉपिक वाज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया टिश्यू कल्चर। राइट, सो ये थे हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियोस को देखो, पॉज करो के स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पर भी नोट्स बनाने के लिए हेल्प चाहिए वहां पे स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जैसे भी, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है।
और उसके लिए रिवाइज अपनी जो नॉलेज है उसको चेक करते भी रहना है। जहाँ पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं या जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी सजेशन है या कोई भी फैक्ट आप शेयर करना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन।